Fine. Good afternoon. So we now have a good idea of what is electrostatic potential. Point charge की वजह से KQ by R. अगर मैं लाइन ऑफ चार्ज कंसीडर करता हूं तो वो भी आपने सॉल्व किया, उसमें याद रखो ln का फॉर्मूला आता है, राइट? ln ऑफ R2 upon R1 टाइप से। और बच्चों अगर हम रिंग कंसीडर करते हैं तो रिंग के सेंटर पे इट इज एज इफ KQ by R सारा चार्ज R डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हम कंसिडर करते हैं रिंग के एक्सिस के ऊपर तो भी यही बात सोचते हैं कि सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं। फिर हमने शेल कंसिडर किया। शेल के केस में अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होता, जितना पोटेंशियल सरफेस पे है वही अंदर काउंट होता है। सो आउटसाइड हाइपरबोलिक, अंदर कांस्टेंट, है ना? ये सब रिवाइज कर चुके हो। और अगर हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसमें अंदर से लेके बाहर तक प्याज की तरह या स्पंज बॉल की तरह पूरा चार्ज भरा हुआ है, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आता है? V इज इक्वल टू KQ। मैंने आपको बताया था क्या याद रखना है, न्यूमरेटर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, राइट? ऊपर आर स्क्वायर की टर्म, नीचे आर क्यूब की टर्म, ताकि अल्टीमेटली 1/r का फॉर्म बन जाए। सो KQ अपॉन 2r क्यूब इनटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो दैट वाज इट, कुछ भी खास चीज नहीं है। तो मैं उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। हमने ग्राफ भी बनाया, दैट ग्राफ वाज लाइक यहां से यहां ऐसे आएगा, राइट? और उसके बाद ऐसे करके जाएगा। जितना पोटेंशियल सरफेस पे हो जाता है, सेंटर का पोटेंशियल उससे 1.5 टाइम्स होता है, 3/2। गॉट इट? तो इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे ये सरफेस है, ये सेंटर है, ये सरफेस है, ठीक है? सरफेस से इधर आते हुए जो पोटेंशियल है वो सपोज इसका मतलब इसका 2/3 हो गया, तो यहाँ पे 3/2 कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसके अंदर वो पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल इसके बाहर r/2 डिस्टेंस के कंपेयर में। चलो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, लिखो आप जरा, लिखिए लिखिए, शाबाश। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at distance r/2 from center. Find ratio of electrostatic potential at distance r/2 from center to r/2 outside the surface. r/2 outside the surface. ठीक है? In case of uniformly charged sphere. In case of uniformly charged sphere. तो आई होप आप इस बात को समझते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सेंटर से r/2 और सरफेस से बाहर r/2, ये 2 पॉइंट्स पिक किए हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल का रेशियो आपको बताना है। करें फटाफट, बताइए जरा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस कर लेता हूँ। पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मैं डायग्राम से शुरुआत कर देता हूँ। ये सेंटर से r/2 P1 और ये सरफेस से r/2 P2, ये भी r/2 है और ये भी r/2। आपको फाइंड करना है V1/V2 कितना होगा, ये सॉल्व करना है। करेक्ट, मैं तब तक अटेंडेंस कर लेता हूँ। हाँ जी, जिसने सॉल्व कर लिया वो बता सकता है। If somebody has solved it, kindly explain.
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है सेंटर से बाहर तक, इसके रेडियस ऑब्वियसली r है, तभी हम r/2 यूज कर रहे हैं, r/2 फ्रॉम सेंटर एंड r/2 फ्रॉम सरफेस। परनीत बताओ भाई, आप थोड़ी सी स्पीड से काम करो, बताया करो। v1 by v2 हमें से हर कोई जानता है, अंदर वाले किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है kq by 2r³ into 3r² minus r², राइट। आई एक्सपेक्ट कि हम सबको याद हो गया, जिसको नहीं हुआ भी साथ साथ करो। आपको बताया 3 का फैक्टर न्यूमरेटर में होगा डिनोमिनेटर में, राइट, और नीचे की पावर ऊपर से एक ज्यादा, kq by r³ 2r³ 3r² minus r², दैट्स इट। तो देखें, this becomes equal to kq by 2r³ into 3r² माइनस, अब ये सेंटर से डिस्टेंस होता है r/2, यानी कि r² by 2 कितना बन जाएगा, kq by, अब मैं r² हटा रहा हूँ, 2r into 3 minus 1/4, देखिए जरा, 3 minus 1/4 11/4, 11, yeah, so it becomes 11 kq by 8r, ये मेरे लिए v1 बन गया, v1। ऐसे ही v2 सॉल्व करना है, v2 आउटसाइड है। अब फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इट बिहेव्स एज इफ होल ऑफ द चार्ज लाइज एट द सेंटर। अगर मैं सारे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर करूं तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, r plus r/2 यानी 3r/2, और उसका फॉर्मूला क्या होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, इट इज kq by r। सो डियर v2 becomes equal to kq by r है 3r/2, 3r/2। आई होप ये सबको क्लियर हुआ। देखिए v1 आ गया, v2 आ गया, आपको सॉल्व करना था v1 by v2। v1 by v2 is equal to, देखिए ध्यान से, this is 11 kq by 8r divided by 2 kq by 3r, kq is gone, r is gone। Now what we have is 11 3s are 33, 8 2s are 16, 33 by 16 है क्या ये आपका आंसर किसी का, yes or no? देखिए और समझिए, जो आपने सीखा वो डायरेक्टली कैसे यूज होगा, ये अब मेडिकल के क्वेश्चन भी हो सकता है, नॉन मेडिकल भी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो डेरिवेशंस हम करते हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नो डाउट जेई के लिए है, बट जब आपने डेरिवेशन की होती है तो जो रिजल्ट है उसे याद करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, आपको आइडिया होता है कि कैसे कैसे हुआ है। तो फिर से देखें, इनसाइड पॉइंट के लिए kq/2r³ - r², आपने वैल्यूज पुट करी, r/2 सेंटर से ये आंसर आ गया। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए behave as follow the charge like that center, so that's kq by r, r की वैल्यू थी r/2, r plus r/2, 3r/2। इस फॉर्मूले को यूज क्यों किया सर, वापस बताना। कनिष्का, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो अंदर अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला कल डिराइव किया था। अगर आउटसाइड पॉइंट होता है तो चाहे शेल हो चाहे स्फीयर हो, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, बिकॉज पर उसमें एक चीज खास है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो इन दैट केस इट बिहेव्स एज इफ इट लाइक एट द सेंटर। तो अब तो आपको ये क्लियर हो गया ठीक से, राइट। तो सीरियसली पार्ट में ये स्फीयर वाला पोर्शन नहीं है, उसमें शेल तक तो करते हैं, स्फीयर नहीं करते। फाइन। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक डायपोल समझा दिया था मैंने कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट कंसीडर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, kp by r² minus r²। और अगर हम सेंटर पे चले जाएं तो 0। फिर आपको समझाया था कि ना सिर्फ सेंटर बट वहां से पास करने वाली कोई भी लाइन जिसे कि इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है, उसके ऊपर भी कितना हो जाता है, 0। फिर बताया कि ना सिर्फ लाइन बल्कि पूरा ऐसे प्लेन जिसके एक चार्ज जितना इधर है दूसरा उतना इधर है, तो इस प्लेन का कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए, उसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से सेम हो जाता है। इसीलिए जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आता है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आता है, ओवरऑल पोटेंशियल वहां पर 0 बन जाता है। ठीक है, सो डायपोल के लिए एक्सियल भी हो गया और इक्वेटोरियल भी हो गया। अब करना है एक जनरल पॉइंट, लिखिए जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a general point, electric potential at a general point due to short electric dipole,
ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट डायपोल। तो देखिए ऐसे करके एक शॉर्ट डायपोल कंसीडर कर लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पॉइंट को ए लिखता हूं, इस पॉइंट को बी लिखता हूं, ये इनका सेंटर है, सेंटर से ऐसे करके एट अ डिस्टेंस आर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया बी, जिस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट। अब आप क्या करते हैं, देखिए अगर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको बी से 20 का डिस्टेंस चाहिए और ए से 20 चाहिए, ये एंगल गिवन है थीटा, तो आप क्या करते हैं, इसे बी से ज्वाइन, राइट, ऐसे ही आप इसे ए से ज्वाइन, बी से और ए से, बी पॉइंट डन। अब बात ये आती है कि यार ठीक है ये भी ए है, ये भी ए है, हमें पता है, और इसे मैं ओ बोल देता हूं, तो जो ओ पी है ये आर है, सब दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसे और बड़ा करके देता हूं ताकि आप देख लें, होप इट्स प्रॉपर्ली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहां से यहां तक ए से ओ तक ए है, ओ से बी तक भी ए है, ओ से पी तक आर है, लेकिन बीपी कैसे निकाला? राइट एंगल ट्रायंगल होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो इसमें क्या तरीका है कि आर जो है दिस इज मच मच ग्रेटर देन ए, इसीलिए ऐसे केसेस में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इधर से भी देखिए ध्यान से इस लाइन के ऊपर यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो जहां पर ये परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, इस पॉइंट को लिख रहा हूं इधर बी डैश, और इसे लिख रहा हूं देखिए ए डैश, बी डैश और ए डैश। आप ये डायग्राम कंप्लीट करें पहले, पी ओ, ये बी डैश, ये ए डैश, बी के कोरिस्पोंडिंग बी डैश, ए के कोरिस्पोंडिंग ए डैश। अगर आप ज्योमेट्री वाइज भी ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे जितना डिस्टेंस बी पॉइंट का बी से है उतना ही बी डैश, जितना ए से है उतना ही ए डैश, राइट। ऐसा तभी वैलिड हो पाता है जब जिस डिस्टेंस को आप कंसीडर कर रहे हैं दैट इज मच मच ग्रेटर देन ए, इससे बहुत ज्यादा। तो बना दीजिए प्लीज, ठीक है। अब इसी में आप साइड पे लिख दीजिए BP is approximately same as B dash B and AP is approximately same as A dash B। ये मेन चीजें जो भी यहां से रिक्वायर्ड, ठीक है, फाइन डन। अब देखिए प्रॉपर वैल्यू फाइंड कर लो फ्रॉम ट्रायंगल OBB dash, फ्रॉम ट्रायंगल OBB dash, मुझे OB dash चाहिए कितना हो, OB dash। नाउ लुक एट इट केयरफुली, ये बेस बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज A है और बेस हमें फाइंड करना है। cos of theta is equal to OB dash by A, that means OB dash is equal to A cos theta। लेकिन ये डेरिवेशन हालांकि मैंने सीबीएसई बैच में करवा दी है, एनसीईआरटी इसे फॉलो करती है, बट ये कभी एग्जाम्स में आई नहीं, बट यू नीड टू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। देखिए OB डैश इज इक्वल टू a cos थीटा, ये वाला। ऐसे ही OA डैश भी सिमिलरली OA डैश ये वाला भी बन जाता है a cos थीटा, दोनों a cos थीटा बन जाता है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉजिटिव की वजह से लिखते हैं जरा, K Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है BP which is approximately same as B dash P, तो हम सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस ऑफ KQ by AP, so this is something that I need to find। चलिए तो BP सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा,
BP is approximately B dash P, और B dash P कैसे सॉल्व हो रहा है देखो ध्यान से, OP में से अगर OB dash सब्ट्रैक्ट करो, OP माइनस OB dash, ये साथ साथ समझते जाओ। आपको चाहिए था PB dash, PB dash कैसे मिलेगा, टोटल R में से A cos थीटा सब्ट्रैक्ट, तो इसकी वैल्यू बन गई R माइनस A cos थीटा। ऐसे ही बच्चों अगर आप AP चाहते हैं तो आप फाइंड करेंगे A dash which is OP plus, देखिए ध्यान से, OP plus OA dash, that becomes R plus A cos। तो अच्छे से क्लियर कर लें, PP है R minus A cos थीटा और AP है R plus A cos थीटा, ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करते हैं। So V becomes equal to K cube, कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 upon BP is 1 upon R minus A cos थीटा माइनस साइन 1 upon R plus A cos थीटा, ठीक है, ये बन। So V becomes equal to K cube into, अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, A minus B, A plus B, so it is R square minus A square cos square theta. Now this comes to left, R plus A cos theta minus, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस A cos theta, राइट। अब आप सभी देख सकते हैं R gets cancelled और हमें क्या मिलेगा, it becomes equal to K cube into 2A cos theta, 2A cos theta divide by R square minus A square cos square theta। अब फिर हम सब जानते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की बात चल रही है तो उसका रिजल्ट P के फॉर्म में आएगा, so it becomes KP cos theta divide by R square minus A square cos square theta। तो अब ये बन जाता है मोस्ट जनरल रिजल्ट। आप जरा कंप्लीट करें, जिसको जहां प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, मैं यहां से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल K क्यू बाय इसका डिस्टेंस, दैट इज BP। BP निकलेगा कैसे, ये देखिए, B डैश P में A cos थीटा ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐसा बोलूं, सॉरी ऐसा बोलो कि R में से A cos थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, B डैश P, तो R minus A cos थीटा। ऐसे ही यहां से डिस्टेंस कितना है, AP कैसे मिलेगा, R के अंदर A cos थीटा ऐड करने से। अब इधर चलते हैं, K क्यू बाय R minus A cos थीटा, K क्यू बाय R plus A cos थीटा, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि चार्ज नेगेटिव था। अब ये तो सॉल्यूशन आप कर ही सकते हैं, KB cos थीटा अपॉन R square minus A square cos square थीटा, राइट। इसे आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के लिए भी और इक्वेटोरियल के लिए। अगर एक्सेल जाते हैं, एक्सेल के लिए थीटा 0 है, थीटा 0, cos 0 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो देखो KP बाय R square minus A square हमने डिराइव किया, हाँ जी, शॉर्ट डायपोल के लिए। अभी तो देखो R मच ग्रेटर देन A लिखा गया है साफ, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट जाएंगे ऐसे तो थीटा बन जाएगा 90। हम सब जानते हैं cos 90 0, इसीलिए यहां वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 0। होप इट्स क्लियर, ठीक है बच्चों। सो अब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का जनरल भी आता है, राइट। सर एक मिनट ये नीचे वाला नोट करने दो। हाँ कर लीजिए, नो वरीज, हो जाए तो बता देना मुझे। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, कल भी आपकी 12:30 से 2 और परसों भी 12:30 से 2 जो क्लास रहेगी वो अभी 11th की करने के बजाय 12th की कर रहा हूं, जिसमें इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों का मंडे को एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ से ये कर रहे हैं ताकि जितना ज्यादा हो सके वो कवर हो जाए। सर हो गया, ठीक है, चलिए देखिए, अब पोटेंशियल सामने आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक जगह का पोटेंशियल माइनस दूसरी जगह का पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखें हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। अब इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स चूज करना चाहूंगा, जैसे दिस इज A एंड दिस इज B। A के ऊपर जो पोटेंशियल है वो VA है और B के ऊपर जो पोटेंशियल है वो VB है। अगर मैं A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं तो उसे लिखूंगा VB माइनस VA। देख सकते हैं सभी, डेल्टा V इधर से आगे जाने का मतलब है दिस माइनस दिस, और इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ E डॉट dr इंटीग्रेशन। याद रखना कहां से कहां गए हैं, A से B गए, सो फ्रॉम A टू B। लिख दीजिए प्लीज, A B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA। उसके लिए आप A से B जाएंगे, A से B जाएंगे, सो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A to B डिफाइंस VB माइनस VA। अच्छे से क्लियर रखिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ऐसे ही छोड़ता हूं। मेन मुद्दा है पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको आता है KQ/R, बस फाइनल वाले में से इंग्लिश वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B, electrostatic potential difference between 2 points A and B may be defined as negative of work done per unit positive charge, negative of work done per unit positive charge by electric field in taking it from A to B, so पोटेंशियल भी था वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस भी है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फर्क सिर्फ इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिफाइन किया जाएगा, और जो पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड दिस पॉइंट। तो इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है, तो आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखिए, बेसिकली potential is potential difference between infinity and given point, potential difference between infinity and given point। ठीक है, मतलब गिवन पॉइंट का पोटेंशियल इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में कितना है, तो दैट माइनस difference between potential is basically the potential is, कुछ भी लिख सकते हैं, potential difference between infinity and given point, potential difference between infinity and given point। बस ये कैसी बात है, क्योंकि इंफिनिटी में कितना मानते हो, 0, तो गिवन पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R माइनस 0, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख चुके हैं हम, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज व्हाट, 1 जूल पर कूलम, वो भी करवा चुका हूं, कर चुके हैं ना बच्चों, कल कर लिया था ना। yes sir यस सर। हाँ ठीक है, सो आपको पोटेंशियल भी आता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया माइनस ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A to B लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट, इफ potential difference between 2 points is delta V, potential difference between 2 points is delta V, then work done in moving a charge becomes W is equal to Q into delta V. Then work done in moving a charge becomes Q into delta V. लिखा सभी ने?
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझने वाला। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, डेल्टा वी है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का वर्क कितना, डेल्टा वी। तो क्यू चार्ज को मूव करने का कितना, क्यू टू डेल्टा वी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर सकता है। देव, ऋतिक, वंश, सभी लोग ध्यान से देखना। नंदेश, डेल्टा वी होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये है क्यू, तो क्यू को मूव करने में कितना करना पड़ेगा। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डेल्टा वी, क्यू के लिए क्यू इनटू डेल्टा। होप इट्स क्लियर। अच्छा, क्या मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, W इज इक्वल टू Q इनटू V? Yes, sir. यस सर। तो पोटेंशियल के साथ आपको ये बताया था कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर V है तो उसका मतलब है इन्फिनिटी से वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क V है, तो Q को लाने का कितना होगा, Q इनटू V होगा। ऐसे ही यहाँ पर समझाया, दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का वर्क डेल्टा V है, तो Q चार्ज को मूव करने का वर्क कितना बन जाएगा, Q इनटू डेल्टा। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो यही एक काम करते हैं, आपको एक डेफिनेशन करवाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी लिखते हैं ना, 1 ईवी। तो इसके पीछे एक कहानी देख सकते हैं। 1 ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको मान लो इलेक्ट्रॉन है, और 1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मूव करके एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लिखिए जरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मे बी डिफाइंड एज the kinetic energy gained, may be defined as the kinetic energy gained by an electron being accelerated through a potential difference of 1 volt. सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही है। कोई नहीं। 1 electron volt may be defined as energy gained by an electron being accelerated through a potential difference of 1 volt. जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो इसमें मैं इसी फंडामेंटल को यूज करूंगा, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 into 1 volt, इतने कूलम into 1 volt। So that becomes equal to, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So that becomes 1.6 10⁻19 जूल। तो याद रखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, 1.6 10⁻19 जूल। यूज तो आप कर चुके इसको केमिस्ट्री में भी, तो बस मुझे इससे लिंक करना था। एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट का मतलब समझना, प्लस माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन को माइनस से प्लस जाना है तब तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और रिवर्स में अगर उसे पॉजिटिव से नेगेटिव आना है तो उसे इतनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाना है तो वो भाग के जाएगा, और अगर हायर पोटेंशियल से लोअर जाना है तो धक्के से लेके जाना पड़ेगा। तो हायर से लोअर जाते हुए वो एनर्जी स्पेंड करेगा, और लोअर से हायर जाते हुए एनर्जी गेन करेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा एक्सेलरेटेड। सो आई होप अभी क्लियर है, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो ठीक है, ये था 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन वाली बात हमें समझ में आ गई। अब इसका मेन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। लिखिए, WAV is equal to Q into VB minus VA। WAV is equal to Q into VB minus VA। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q from A to B। तो ये लिख लीजिए आप साथ में, it represents work required to move a charge Q, from point A to B,
from point A to B. So WAB is Q into VB minus B. राइट? इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ कर लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। दिस पॉइंट इज B, जो कि 3,0 है। दिस पॉइंट इज A, जो कि 0,4 है। ये सब सेंटीमीटर में है। और यहाँ पर एक पॉइंट है C, जो कि 4,5 सेंटीमीटर है। अब एक -1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, -1 माइक्रोकूलम, इसे A से पहले C लेके जाना है और फिर C से B लेके आना है। ये काम करना है। देखिए, सुने फिर से। A 04, B 30, C 45। 2 माइक्रोकूलम ओरिजिन पे रखा हुआ है। -1 माइक्रोकूलम को A से C और फिर वापस B लेके आना है। तो लिख दें, कैलकुलेट वर्क डन in taking -1 microcoulomb charge from A to B via C, VIA via C. From A to B. via C से होते हुए via C, in the presence of 2 microcoulomb charge at origin. In the presence of 2 microcoulomb charge at origin. ठीक है बच्चों, एक लास्ट बार। -1 microcoulomb charge is to be taken from A to B via C in the presence of 2 microcoulomb charge at origin. तो सीधी बात, हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय फील्ड नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। ये बात सभी सीख लेना। जब क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट वर्क डन, सो दैट इज नॉट द वर्क डन बाय फील्ड, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट। स्टार मार्क करके लिखिए। we basically have to calculate work done against field। भाई फर्क ये पड़ता है कि वर्क डन बाय फील्ड होता है तो उसमें 1 इनिशियल पहले आता है और फिर -1 फाइनल आता है, जबकि अगर वर्क डन अगेंस्ट फील्ड होता है तो 1 फाइनल -1 इनिशियल करते हैं। देखिए, पहले तो लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative in nature. Electric field is conservative in nature, and hence work done is independent of paths. ठीक है ना? Electric field is conservative in nature, and hence work done is independent of paths. पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। Fine. So सीधा वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम A to B इज इक्वल टू जिस चार्ज को मूव करना है इनटू VB माइनस VA। हर बात ध्यान से समझनी है। Q कौन सा चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल है, जिसको मूव करना है, So work done in moving Q from A to B is Q into VB minus V. बाय चांस किसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय फील्ड बोल देना तो उसमें आपको VA minus VB करना पड़ेगा। बाय फील्ड ये है अगेंस्ट फील्ड। जब कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट होता है अगेंस्ट फील्ड। ठीक है बच्चों, तो जो चार्ज मूव करना है कितना है, -1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। आपको पता है जब भी वर्क डन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वी हैव टू यूज द साइन ऑफ चार्ज -10⁻⁶ इनटू। अब देखिए VB और VA, V का फॉर्मूला K/R 9 into 10⁹ K। अब ये पोटेंशियल कौन से चार्ज की वजह से है, सो 2 into 10⁻⁶।
के क्यू बाय आर। अच्छा फाइनल पॉइंट ये है 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस अगेन 9 इंटू 10 पावर 9, सेम उसी चार्ज की वजह से 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल में कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। सो बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं फटाफट। एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जब कहा जाए कैलकुलेट वर्क डन, तो दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, दैट मींस नेगेटिव वर्क डन बाय फील्ड, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड। और q into vb माइनस v, तो दिस इज vb, दिस इज v। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, सॉल्व करके बताइए। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भाई q into v माइनस v, यहां तक तो आपको छोड़ ही दिया था मैंने करने के लिए। इसके बाद देखिए 10 पावर माइनस 6 बाहर है, यहां से 9 टू 18 into 10 पावर 3 कॉमन आ जाता है, उसे बाहर निकाल दिया। फिर डिनोमिनेटर में 10 पावर माइनस 2 है, वो भी कॉमन जा रहा है, तो प्लस 2 कर दिया न्यूमरेटर में। 1/3 माइनस 1/4, दैट कम्स आउट टू बी 1/12। सॉल्व करके आंसर आता है माइनस 0.15। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो ये समझाता है कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क होता है, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंसी का हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सीधा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल इनटू जिस चार्ज को आपने मूव किया, दैट्स ऑल। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 माइनस 19 जूल। तो ये जो जूल में आंसर आया, इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1.6 10 माइनस 19। चलो फाइन, अब लिखिए नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, स्कूल के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential gradient, relation between electric field and potential gradient। तो ऐसे करना शुरू करें मेरे साथ। यहां पर एक चार्ज q कंसीडर कीजिए, ठीक है। इधर कोई पॉइंट p, ऐसे dr बना दीजिए, dr, और ये पॉइंट q, देखें फिर से, चार्ज q, पॉइंट p, पॉइंट q, दिस इज dr। p पॉइंट के पोटेंशियल को v लिख दीजिए, q पॉइंट के पोटेंशियल को v प्लस dv लिख दीजिए। और ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड्स है, E, ये बना दीजिए। तो आप समझ सकते हैं पोटेंशियल v से v प्लस dv चेंज हुआ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो dv बाई dr। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इनके बीच का रिलेशन हमें समझना है, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं माइनस ई डॉट डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर? हाँ पोटेंशियल। हाँ, अगर आप इसका इंटीग्रेशन इंफिनिटी से पॉइंट पी तक करते हैं तो ये वी पी डिफाइन करता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन ए से बी करते हैं तो ये वी बी माइनस वी ए रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ई डॉट डी आर इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक, एफ डॉट डी आर टोटल वर्क डन है ना किसी भी चार्ज के ऊपर, और ई डॉट डी आर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको रिकॉल करवाना था तो रिकॉल करवाया। अब लिखिए जरा, consider 2 points P and Q, consider 2 points P and Q having potential V and V plus dV, having potential V and V plus dV। यहाँ पे ना जहां जहां पोटेंशियल बोल रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, ये बात समझ के रखना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट। So consider 2 points P and Q having potential V and V plus dV due to
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q ड्यू टू, रिपीट कर दो। अच्छा, कंसिडर 2 points P and Q having potential V and V plus dV due to electric field of charge Q, electric field of charge Q, ठीक है। और ये देख लीजिए पी क्यू के बीच की सेपरेशन कितनी है, dr। अब लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग VQ माइनस VP को क्या लिखें, VQ माइनस VP इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dot dr, negative of work done per unit positive charge by the electric field is potential difference। अब ये है V plus dV और ये है V, ये बन गया माइनस E dr cos of 0। पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में है और dr भी राइट में है। इधर से मिला dV, dV इज इक्वल टू माइनस E dr, तो बच्चों यहां से E बन जाएगा माइनस ऑफ dV, V कैपिटल रखना, बाय dr। सो दिस इज द रिजल्ट जो हमें डिराइव करना होता है। ये 2 to 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो हमने Q चार्ज कंसीडर किया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स P और Q कंसीडर कर लिए, P का पोटेंशियल V और Q का पोटेंशियल V प्लस dV, इनके बीच की सेपरेशन dr। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो माइनस E डॉट dr डाल दिया, ये बन गया dV, dV इज इक्वल टू माइनस E dr cos 0, सो माइनस E dr, सो E becomes equal to माइनस ऑफ dV by dr, so that's it, E is equal to minus dV by dr। अब लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी may be defined as negative of potential gradient। Electric field intensity may be defined as negative of potential gradient, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया, अब जानते हैं जहां डिफरेंशिएशन यूज होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे एक रीजन में डिफाइन करना होगा तो वहां पे एवरेज निकलेगी, एवरेज क्या निकलेगी, माइनस ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा R। काइंडली पे प्रॉपर अटेंशन एंड अंडरस्टैंड, आई होप एवरीवन इन माय क्लास नोज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड D। D रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, जहां पे डिफरेंशिएशन में शिफ्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है और जो डेल्टा है वो एवरेज सॉल्व कर पाता है। तो किसी रीजन के अंदर, ये तो पॉइंट पे है, ये रीजन में है, रीजन में एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा। हो गया। तो यहां चाहे तो आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं, दिस इज फॉर ए पॉइंट एंड दिस इज फॉर रीजन, फॉर ए रीजन। अब लिखिए नेगेटिव साइन indicates that electric field is directed along decrease of potential। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा वहीं तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा ना। So negative sign indicates that electric field is directed along decrease of potential, ठीक है। इतना तो यहां से समझ में आता है, बट अब मैं आपको इसमें कोर पॉइंट बता रहा हूं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके लिखिए, इन एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड in the direction of
Electric field is directed in the direction of maximum decrease of potential gradient. Maximum decrease of potential gradient. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां पर सबसे ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस बात का मतलब समझाता हूं आपको। देखिए, ओरिजिन से ये ओरिजिन है, यहां पर एक पॉइंट सपोज 2 कंसीडर कर लिया, यहां पे पोटेंशियल है सपोज 10 और यहां पर पोटेंशियल है सपोज 4, और फिर इसने क्या कहा कि इधर की तरफ कोई डायरेक्शन है, वहां पे भी 2 कंसीडर कर रहा हूं, और जो पोटेंशियल है वो यहां पे है 2। सोचो, देखो ध्यान से, O ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। सो O पे 10 है, यहां पर 4 है, वोल्ट साथ में लिख देता हूं, 4 वोल्ट, यहां पे 2 वोल्ट है, और 2 जो है ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि O से A की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो लिखिए जरा, देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड along OA becomes equal to minus of potential gradient यानी 4 minus 10 divide by 2 सेंटीमीटर। हम आंसर वोल्ट पर सेंटीमीटर में जाने देते हैं। That becomes minus of minus 6 यानी 6 by 2 यानी 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एग्री? जबकि इधर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड along OB becomes negative of, इस बार आएगा 2 minus 10 by 2, that is 8 by 2, that is 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इस बात से क्या इंटरप्रिटेशन करूं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, एक्स है? ना, कतई नहीं बोल सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जहां पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है, लेकिन बाकी डायरेक्शंस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, फिल इन द ब्लैंक, बाकी डायरेक्शंस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है डैश, कंपोनेंट। एक्सीलेंट सन, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो ये एकदम से वो कहते हैं ना कि यार दिमाग ही खोल दिया, कि पहले तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि भाई E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, फॉर्मूला रट लिया और क्वेश्चन कर लिए। ये आई है असली बात, तो भाई पोटेंशियल तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कई डायरेक्शन में थोड़ी ना होगी, एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। वो कौन सी डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है जिसमें पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ सॉल्यूशन ये है कि अगर हमारे को यही चीज बता रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब ध्यान से सुनना, इसमें भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कोई और डायरेक्शन हो जिसमें और भी तेजी से डिक्रीज कर रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी प्रेजेंट अलोंग OB बट कैन नॉट बी प्रेजेंट अलोंग OA, बिकॉज इससे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे चेंज कर गया, राइट? तो लिखिए जरा, लिखिए जरा, हमने पहले मेंशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the direction where potential gradient is maximum, या potential gradient decreases at maximum rate, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन अदर डायरेक्शंस, electric field in other directions is basically, electric field in other directions is basically the component of this electric field, component of this electric field। ठीक है बच्चों, क्लियर? आप चाहे तो इसे एज ए क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां 10 वोल्ट है, यहां 4 वोल्ट है, यहां 10 है, यहां 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड O से A की तरफ इतनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड O से B की तरफ इतनी आ गई। ठीक है, once negative sign indicates that electric field is directed along decrease of potential, electric field is directed along decrease of potential।
ठीक है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसको सीखना भी है, सिर्फ याद नहीं करना। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, यानी उस डायरेक्शन में होती है जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है। दैट्स इट। तो आई होप ये सभी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। ठीक है बच्चों, डन है ये? ठीक है, तो अब मैं आपको दो तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर। एक क्वेश्चन जिसमें आप ई फाइंड कर रहे होंगे डेल्टा की फॉर्म में, और ई फाइंड कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन की फॉर्म। लिखें प्लीज, ऐसे करके बनाए। ये दो प्लेट्स हैं, दिस प्लेट इज पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव। प्लेट ए एंड प्लेट बी। प्लेट ए का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, प्लेट बी का पोटेंशियल -10 वोल्ट है, और इनके बीच की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में सिर्फ इतना लिख दीजिए, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए। ए बी, आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो 20 से -10, तो उसको दिमाग में रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं जा रहा हूं A से B, मैं A से B जाना चाहता हूं, तो पहले आएगा VB यानी -10, फिर आएगा -20। आई होप ये क्लियर हो आपको। अगर मैं A से B जाना चाहता हूं तो ये मेरे लिए फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है। तो -10 -20 अपॉन सेपरेशन कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को 1/10 मीटर लिख सकते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, देखें अंदर से आ रहा है -30, -30 और -30 हो गया 30, और यहां से 10 चला गया 300 वोल्ट पर मीटर। मेरे ख्याल से ये बात भी मैंने आपको कल समझा दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पहले आप करते थे न्यूटन पर कूलम, अब एक और आ गई वोल्ट पर मीटर। तो बताना जरा, क्या मैं लिखवा चुका हूं आपको वोल्ट पर मीटर और फ्लक्स को साथ में लिंक कर चुका हूं, यस और नो? कितनी देर आंसर नहीं आया तो मतलब नहीं, तो सीबीएसई बैच में करवाया होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखिए शाबाश। पहले तो इस क्वेश्चन को करिए, E बन गया 300 वोल्ट पर मीटर, ठीक है देव। सो E बन गया 300 वोल्ट पर मीटर। आई होप ये समझ आया ठीक से। आप किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मान लीजिए, आपकी मर्जी है, आप A से B मानेंगे तो VB माइनस BA करेंगे, तो VB माइनस BA किया, उसमें आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब जो मैंने कंसिडर किया था वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बाई चांस मैं B से A जाने की बात करता तो मैं लिखता 20 माइनस -10, यहां लिखता 20 माइनस -10, तो 30 बन जाता, लेकिन बाहर माइनस साइन होता, उसमें मेरा आंसर कैसा आता, नेगेटिव। यानी मैंने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है वो गलत है, नेगेटिव आएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करें और प्लस साइन आ जाए, तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर करी है अपने जाने की, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो जो आपने डायरेक्शन कंसीडर करी है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लीजिए, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B। It is directed from plate A to plate B. That's it, done. अब यहां से एक बात साथ साथ देखना, ऐसा यूनिट लिखते जाएं, ऐसा यूनिट ऑफ E, इसमें आप दो वैल्यूज लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये आपके लिए अभी नहीं है, आप पहले न्यूटन पर कूलम जानते थे, फोर्स अपॉन चार्ज, अब आपके लिए वोल्ट पर मीटर भी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L। और यहां से अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिंक करूंगा, लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे क्या बनती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहां से क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि वोल्ट मीटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है याद रखने के लिए। एक के लिए वोल्ट पर मीटर है, एक के लिए वोल्ट इंटू मीटर है। तो बच्चों वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट इंटू मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
आई होप आपको याद रहेगा ठीक से। ठीक है, तो इस तरह से तो डेल्टा वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अब मैं चलता हूं, HC वरना तो आप सबके पास है ना, तो आप में से जिनके स्कूल एग्जाम्स ना हो वो अपनी HC1 में उठा के काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखा हो v इज इक्वल टू 2x प्लस 3, v इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वोल्ट पर मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू करो। v इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वोल्ट पर मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई d, अब x आ जाएगा r की बजाय, dv बाई dx, so that becomes equal to minus of d by dx of 2x plus 3. I hope इसका डिफरेंशिएशन हम सबको आता है, राइट? This would become equal to minus of 2. That's it. अच्छा सॉरी, यहाँ वोल्ट लिखा, इतने वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई -2 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। हाँ, किसी का डाउट है तो बोल सकता है, अदरवाइज समझते जाओ, लिखते जाओ। v था, जब x की फॉर्म में दिया तो उठा के माइनस d by dx कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार जो v है दैट इज इक्वल टू 2xy प्लस 3xz प्लस yz, इतने वोल्ट। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये तो बड़े फंस गए यार, xy भी आ गया, yz भी आ गया, xz भी आ गया, कोई खास बात नहीं है। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट आएगा, देखना ध्यान से। ये v था, अब e निकालोगे तो कैसे निकालोगे, e इज इक्वल टू, पे अटेंशन, अब क्योंकि x y और z तीनों इन्वॉल्व हो गए तो भाई पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो i कैप j कैप लगाना नहीं पड़ता। लेकिन जब x y z को इन्वॉल्व करूंगा तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी मुझे। इसमें तो मैं देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव i कैप में। ये था x, तो ये बन गया माइनस, तो इट इज इन नेगेटिव i कैप। आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं माइनस i कैप, अगर y होता तो माइनस j कैप आ जाता, z होता तो माइनस k कैप आ जाता। ऐसे में मुझे इसे e वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं ये यहाँ लिखने की बजाय अलग से लिख देता हूँ, e बन गया -2 वोल्ट पर मीटर i। तो ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे में तो पक्का हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो उसका फॉर्मूला लिखिए, e इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v बाय डेल x इन i कैप प्लस डेल v बाय डेल y इन j कैप प्लस डेल v बाय डेल z इन k कैप। इस बात का मतलब समझते जाना, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो i डायरेक्शन मिलेगी, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो j मिलेगी, z के रिस्पेक्ट में करो तो k मिलेगी। खास बात, अगर पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट्स। y के रिस्पेक्ट में हो रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x एंड z आर कांस्टेंट्स, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x and y are constants. So let's go ahead. So electric field becomes equal to minus of, अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है सिर्फ x के रिस्पेक्ट, यानी सिर्फ x को वेरिएबल ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बचा 2y, माइनस साइन बाहर है, 2y इन i के, अच्छा पहले पूरा करना है, 2y प्लस यहाँ से 3z, इतना आ गया i कैप। जैसा मैंने कहा था, आप जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y और z कांस्टेंट ट्रीट, राइट? चलिए इसके बाद देखें, अब आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस y के रिस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट आ गया, इधर से ये खत्म हो गया, ये सारा कांस्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, yz से z बचा प्लस z इन j के। बताएं ये समझ आ रहा है? अगर किसी को नहीं कह रहे तो हैंड रेज कर देना। जब मैंने x के रिस्पेक्ट में किया तो ये पार्ट कांस्टेंट ट्रीट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। हाँ वंश कोई बात नहीं, नरेश देखो ध्यान से, जब आपने 2xy को डिफरेंशिएट किया तो डियर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y कांस्टेंट था, इसलिए बचा 2x। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y कांस्टेंट था तो x वहां से हट गया, जैसे 2t का t के रिस्पेक्ट में 2 बनता है,
वैसे 2y इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 2y बन गया। यहाँ पे 3z इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 3z बन गया, तो ये आ गया i कैप। अब yz जो था ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया ना x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर बारी आई y की, y करें तो 2x कांस्टेंट है, तो 2x आ गया एज इट इज। यहाँ पे देखें तो y की टर्म ही नहीं है, यानी सभी चीजें कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर आया yz में अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो z है कांस्टेंट, तो यानी कि यहां से मिल गया z। अब ये आ गया j कैप में। अब मैं चाहूंगा कि आप k कैप वाला खुद लिखने की कोशिश करें, प्लस यानी अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में। इसमें तो z नहीं है, यानी पूरा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट 3z plus 3x plus y. 3z plus y. 3x plus y k। वो क्लियर हुआ सबको? तो बच्चों ये बनेगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने वोल्ट पर मीटर। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझनी सीखनी थी कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को यार वेक्टर में कैसे लिखते हैं। वेक्टर में लिखना है तो अगर सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z दे रखा है या सिर्फ r दे रखा है, तब तो उठा के सीधा डिफरेंशिएट किया और डाल दिया। लेकिन अगर मिक्स आ गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन i कैप, y के रिस्पेक्ट में j कैप, z के रिस्पेक्ट में k कैप। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में x वाले में सिर्फ x वेरिएबल काउंट होगा, y वाले में सिर्फ y और z वाले में सिर्फ z। अदरवाइज ये इस तरीके से आ। आई होप सबको क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा v जो होता है वो dv के इंटीग्रेशन से मिलता है। पता है किस बात का? डेल्टा v dv के इंटीग्रेशन से मिलता है। मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, ये लिखते हैं ना। अब अगर आप डेल्टा v निकालना चाहते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv। कहां से कहां? v1 से v2। मान लो a भी लिख देता हूं, va से vb, तब बनता है ना माइनस ऑफ e डॉट dr फ्रॉम a टू b। इस बात को समझिए, डेल्टा जो होता है वो ओवर ए रीजन होता है, ओवर ए रीजन होता है, और जो d होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, एक पॉइंट पे होता है। तो जब b का इंटीग्रेशन होगा तो डेल्टा, तो dv के इंटीग्रेशन से डेल्टा भी बनता है, ऐसे ये समझना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल U होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब किसकी डिफाइन करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? नंबर ऑफ चार्जेस। तो यूजुअली क्लास में इसका एग्जांपल देता था कि जैसे भाई पहले मैं अकेला था रूम के अंदर, अब एक एक करके सारे बच्चे आके बैठ गए, हम सब चार्जेस हैं, तो हम सबकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाए? तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप शॉर्ट फॉर्म में EPE लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस may be defined as electrostatic potential energy of a system of charges may be defined as total amount of work done, may be defined as total amount of work done in bringing all the charges, from infinite separation, to their respective positions. Infinite separation to their respective positions, keeping in equilibrium against electric field. ठीक है, वन को बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस may be defined as
total amount of work done in bringing all the charges from infinite separation to their respective positions keeping in equilibrium against electric field. हिंदी में infinity से सारे charges को लाने का work कैसे लाने का, equilibrium में रखते हुए, किसके against, electric field के against. That's it. Fine. तो हम शुरुआत करते हैं दो charges की point of view से. लिखिए जरा. For a system of two charges. For a system of two charges. और ऐसे बना दीजिए, ये Q1, ये Q2, A, B. A और B दो पॉइंट्स पे दो चार्जेस पड़े हुए हैं Q1 एंड Q2. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. अगर इनके बीच की सेपरेशन को R12 लिखा जाए तो सेपरेशन कितनी है, R12. तो ऐसे में क्या करना है, मान लो Q1 यहीं पड़ा हुआ है और Q2 को लेके आ रहे हैं भाई इंफिनिटी से. बीच में कहीं इनके बीच की सेपरेशन हो गई R. ठीक है. फिर dr के ड्यूरिंग वर्क निकाल लेंगे, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में वगैरह वगैरह ऐसे करके. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए ये डायग्राम. Q1 इधर, Q2 इधर, इनके बीच की सेपरेशन R12 आप ऐसे दिखा सकते हैं. ये R है, इंटरमीडिएट पोजीशन जहां पे फर्दर dr लेके जाएंगे इंफिनिटी से लाते हुए. ठीक है. कनिष्का क्लास के बाद पूछ लेना, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आप कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहे हो, एक बार इसको चलने दीजिए. जो अभी पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन करिए. पोटेंशियल एनर्जी वाली का मतलब ये है डियर, सारे चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे आप देखो, मैं दो तरह से डिफाइन कर रहा हूं चीजों को. या तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी में बन जाता है, वो पर यूनिट चार्ज नहीं बनता, टोटल वर्क डन होता है. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो. ठीक है. तो जैसे दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस इंफिनिटी में पड़े हुए हैं, इनको पास लाने में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालते हो तो उसका लेना पड़ेगा नेगेटिव. अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगा के खुद से लेके आते हो तो दैट बिकम्स द एनर्जी. जैसे जैसे देखो ना, एक मास को अर्थ से ऊपर उठाते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है. जो वर्क आप करते हो वही तो, ध्यान से समझना, वही तो क्या बन जाता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है. राइट. अगर आप इसे अपने आप नीचे जाने देते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. तो यहां से मेरा मानना है कि +1 के पॉइंट से हर बच्चा ही जानता होगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंसीडर करें तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है. या सिंपली ऐसा बोल देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी. सो ये दो चार्जेस को हम कंसीडर कर रहे हैं. लिखिए जरा, let separation between charges Q1 and Q2, जिसमें साथ में ये मेंशन कर देना कि Q1 Q2 is greater than 0, like charges है. Let separation between charges Q1 Q2 be R at an instant. ठीक है. लिख दीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2, F फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 K Q1 Q2 बाय R² into R कैप. आप जानते हैं इस तरफ R कैप बनेगा. फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 is K Q1 Q2 upon R² R कैप. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड. देखिए, वर्क डन in displacing through dr, work done in displacing through dr by applying equal and opposite force. Work done in displacing dr by applying equal and opposite force. तो देखिए,
इसके ऊपर फोर्स कहां लगानी है हमें, ये तो लगा रहा है राइट में, हमें लगानी है लेफ्ट में, तो उसमें बन जाएगा एफ डी आर कॉस ऑफ 180। बताएं आया समझ में? इसकी फोर्स लग रही है डीआर की डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फोर्स करता तो cos 0 करता है, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स कर रहा हूं तो मैंने पीछे की तरफ फोर्स लगा दी, तो आ गया उसमें cos 180। अब cos 180 -1 होता है, इट बिकम्स माइनस ऑफ k q1 q2 by r square into dr, माइनस ऑफ k q1 q2 upon r square dr। अब लिख दीजिए टोटल वर्क डन in bringing from infinity to separation R12, total work done in bringing from infinity to separation R12, so that becomes work done is equal to integration negative of k q1 q2 by r square dr from infinity to R12। अब सब जानते हैं 1 upon r square का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 माइनस इज गॉन, इंफिनिटी से R12, दैट बिकम्स इक्वल टू k q1 q2। देखिए ध्यान से k q1 q2, अभी 1 upon r रह गया, तो यहां से 1 upon R12 माइनस 1 upon इंफिनिटी। अब 1 upon इंफिनिटी होता है 0, तो ये वर्क डन बन गया k q1 q2 by R12, और यही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो लिख दीजिए इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो U बन गया k q1 q2 by R12, so this is the expression। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन R12 है और चार्जेस q1 q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई k q1 q2 upon R12। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं, फर्दर कल की क्लास से आगे। ठीक है, थैंक यू सर। डियर।